हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने सीआरपीसी करनी है। सीआरपीसी की आज पहली क्लास है। आज इसकी जनरल क्लास है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि सीआरपीसी में जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनका क्या मतलब है। कुछ टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी को समझने के लिए। तो अपने यहाँ से शुरू करते हैं कि सीआरपीसी की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या थी, और दूसरी बात इसे कोड क्यों कहते हैं। जो वर्ड डिस्चार्ज कहते हैं, कहीं पे वर्ड इक्विटल यूज़ होता है। ट्रायल कितने तरह की होती हैं, और कितनी तरह की अथॉरिटीज़ की सीआरपीसी में बात की गई है। चलो अपने हिस्ट्री से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1882 में जब अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाए गए थे, तभी सीआरपीसी बनाया गया था। सीआरपीसी का एक कंपाइल लॉ बनाया गया था जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के जो रिगार्डिंग था, जो सब पे एक समान लगाया गया सबसे पहली बार 1882 में। इससे पहले क्या था? इससे पहले रेगुलेशन समय समय पे आते गए, समय समय पर नोटिफिकेशन आते गए, जिससे प्रोसीजर बताया गया कि अगर क्रिमिनल प्रोसीजर चलेगा तो किस तरह से चलेगा। उसके बाद इसका कोड आ गया 1882 में, जिसको बाद में 1898 से में चेंज कर दिया है। मतलब 1898 में एक नया कोड बना दिया और 1882 का जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। 1898 का अगर देखोगे तो उसमें दो बार अमेंडमेंट हुई। 1923 में एक बार अमेंडमेंट हुई, 1955 में अमेंडमेंट हुई। उसके बाद लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जो 41 रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जिन्होंने 1969 में जो भारत आज़ादी के बाद जो लॉ कमीशन बनाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट 41 रिपोर्ट जो दी, उसमें इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो बताया कि 1898 एक्ट जो बाद बाद में अमेंडमेंट की गई थी, ये सफिशेंट नहीं है आज के कंटेक्स्ट के लिए। इसीलिए जो आज अपने एक्ट पढ़ते हैं, ये 41 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन जो 1969 में आई थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ चीज़ें हमने 1898 में भी चीज़ें उठाई हैं, और कुछ जो जो अपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। तो उसके बाद ये बन गया 1973 का जो सीआरपीसी अपने आप पढ़ रहे हैं। जो अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इसको कोड क्यों कहते हैं। देखिए, कोड इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें पार्लियामेंट का अपना कोई विजडम नहीं है। इसमें अपना उन्होंने दिमाग कुछ ऐसा लगाया नहीं है। इसमें यहाँ से लॉ उठा लिया, यहाँ से लॉ उठा लिया, यहाँ से लॉ उठा लिया, लॉ उठाने के बाद सबको कंपाइल कर दिया। जब वो सारे लॉ कंपाइल कर दिए गए तो उसको एक कोड कहा गया। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट में बहस के दौरान सारी चीज़ें उसके ऊपर कमेटियां बैठती हैं, वो उस पर बहस होती है, वो जब लॉ बनाया जाता है उसको आप एक्ट कह सकते हैं। लेकिन कोड हम उसको कहेंगे जहाँ पे ऑलरेडी पहले में एग्जिस्टिंग लॉज बना रखे थे, उनको कंपाइल किया गया और कंपाइल करके आपके सामने रख दिया सारे, उसको कहते हैं कोड। तो अब देखिए, सीआरपीसी अगर देखोगे तो सारे इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि 2019 में अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, आ चुका है। तो उससे ये जम्मू कश्मीर पे भी अब एप्लीकेबल हो गया, पहले ये एप्लीकेबल नहीं होता था। उसके बाद 25 जनवरी जो इसकी डेट है, 1974 में प्रेसिडेंट की इसकी असेंट मिली थी, और उसके बाद 1 अप्रैल 1974 में ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, जो इन्फोर्स हो चुका है, हो गया था 1 अप्रैल। तो अगर इसका शेड्यूल देखेंगे तो ये वहाँ से हमें ग्लिम्स मिलता है कि ये जो है एग्जॉस्टिव लॉ है। लेकिन अगर हम सेक्शन 482 पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे नॉन लिक्विड सिचुएशन जब आ जाती है, नॉन लिक्विड जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है, और सरकमस्टेंसेस इस तरह से आ जाते हैं क्योंकि उस पे जो लॉ है वो साइलेंट है या लॉ नहीं बनाया गया, तो वहाँ पे 482 में जाके आप हाई कोर्ट स्पेशल एक अपनी जो पावर के साथ वो पार्टिकुलर डायरेक्शंस दे सकता है उस पार्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो ये अगर देखोगे 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसमें एंट्री नंबर 2 के जो कॉन्करेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट आता है। इसमें यूनियन भी लॉ अमेंडमेंट करके लॉ बना सकती है, और स्टेट भी इसमें अमेंडमेंट करके अपना लॉ बना सकती है। इसीलिए जो सीआरपीसी है, स्टेट ऑफ नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं है,
और ना ही जो अदर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नागालैंड में आउटराइटली फॉलो किए जाते हैं, लागू होते हैं, जैसे ट्राइबल एरिया में भी लागू होते हैं। वो कौन कौन से हैं? चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11। चैप्टर 8 है जैसे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस वाला, जो 106 से लेके अगर देखोगे 124 तक है सेक्शन, वो आप देख सकते हो। उसके बाद चैप्टर 10 है जो 129 से लेके 148 तक, जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की, वो एप्लीकेबल है। और उसके साथ चैप्टर जो 11 है, जो अब अपने देख सकते हैं प्रिवेंशन एक्शन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, वो उसके ऊपर लागू होता है। जिसका सेक्शन है 154 टू 176। जो ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से होंगे? जो ट्राइबल एरियाज़ वो होंगे जो जो जिसको जो प्रोविज़न जो है, जो अगर देखोगे तो 21 जनवरी 1972 से पहले जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम में इंक्लूड कर दिए गए थे, जो अगर देखोगे तो जो रेफर्ड किए किए गए हैं पैरा नंबर 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग वाले नहीं होंगे। तो ये जो ट्राइबल एरिया और स्टेट ऑफ नागालैंड पे सारी सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है। चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ही एप्लीकेबल है। तो आपको इस तरह से देखना है। उसके बाद अगर अब देखो इसमें बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनकी डेफिनेशन को आपने अच्छे से समझना है सीआरपीसी को समझने के लिए। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी एंड फॉर द पर्पस ऑफ अदर लॉ, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। अगर आप बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन देखना चाहते हो, वो आईपीसी पर्पस के लिए अलग रहेगी, अदर लॉज के लिए अलग रहेगी। आईपीसी पर्पस के लिए आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा। शेड्यूल में वो हो सकता है कोई ऑफेंस की सज़ा 2 साल है, वो हो सकता है वो कॉग्निजेबल हो जाए, हो सकता है उसकी 1 साल हो वो कॉग्निजेबल हो जाए, हो सकता है वो 1 साल हो वो फिर भी नॉन बेलेबल हो जाए। तो हमें शेड्यूल जैसा बताता है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन अदर ऑफेंसेस में जहाँ पे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल नहीं डिफाइन है, वहाँ पे फार्मूला लगेगा क्या? जो जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से ऊपर रहेगी वो सारे ऑफेंस कॉग्निजेबल रहेंगे, नॉन बेलेबल रहेंगे। बाकी सारे बेलेबल रहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल रहेंगे। तो ये फार्मूला है, ये आपको अच्छे से देखना है। वो शेड्यूल नंबर 1 में देखोगे, जो क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 है, वहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो बेलेबल ऑफेंस की अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे 2A में, तो यहाँ पे दिया गया विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो भी उसी तरह मीन्स एनी अदर ऑफेंस। तो वहीं से इसकी डेफिनेशन है कि शेड्यूल को आपको देखना पड़ेगा या एनी अदर लॉ में देखना पड़ेगा अगर वहाँ पे डिफाइन है। अगर नहीं डिफाइन है तो वो 3 साल वाला फंडा जो मैंने बताया वो लगेगा। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल में भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। इसमें बेसिकली कॉग्निजेबल का मतलब होता है जो ऐसा ऑफेंस जो सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, जो गंभीर ऑफेंस माना जाता है, जिसमें पुलिस को पावर रहती है क्या? अरेस्ट करने की। तो वहाँ पे अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेशन कराना, ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आपको आउटराइटली एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। जैसे अगर देखोगे ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का एक जजमेंट है, वो ये कहता है कि कॉग्निजेबल केस में हर में आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और कॉग्निजेबल केस में उसकी डेफिनेशन ये बताती है 2C कि कॉग्निजेबल केस में आपको ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का नहीं लेना है, लेने की ज़रूरत नहीं है। अरेस्ट करने की ज़रूरत, अरेस्ट करने का पावर जो है वो ऑलरेडी आपके पास है, आपको कहीं से पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन से केसों में अरेस्ट आपको करनी है, कौन से केसों में नहीं करनी है, वो विजडम रहता है पब्लिक ऑफिसर का। उसमें 7 साल, वो 7 साल वाला फंडा, वो अपने जब अरेस्ट वाला चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे कि कब आपको अरेस्ट करना है, और अरेस्ट अगर ज़रूरी है तभी करेंगे, ऐसा नहीं है कि, तो वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। उसके बाद इसकी कंप्लेंट की अगर देखेंगे, व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंप्लेंट? कंप्लेंट ऑरल भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, विद द व्यू टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट नोन पर्सन और अननोन पर्सन।
तो जो बंदा कंप्लेंट देगा उसको कंप्लेनेंट कहेंगे, और जो लेके जाएगा वो एलिगेशन जिसके अगेंस्ट वो रखना चाहता है उसको कंप्लेंट कहेंगे, अगर 2D देखेंगे तो। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए उसके पास आप लेके गए, कंप्लेंट लेके गए कि सर ये मेरी कंप्लेंट है, इसको दर्ज करिए, और उन्होंने क्या कर दिया, इस पे जो है FIR दर्ज कर दी, मान लो FIR दर्ज कर, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि एक्चुअल में वो नॉन कॉग्निजेबल केस था। अब वो नॉन कॉग्निजेबल केस है, अब वो रिपोर्ट जो फाइल करेंगे पुलिस वाले, वो रिपोर्ट जो फाइल करेगा वो उसको तो कंप्लेनेंट कह देंगे, और जो रिपोर्ट रहेगी उसको चार्जशीट ना कह के कंप्लेंट कहेंगे, और कंप्लेनेंट पुलिस ऑफिसर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन जो डी में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पीटी में पूछ लेते हैं, तो पीटी में घुमा के क्वेश्चन कई बार आ जाता है, उसको आपने इस तरह से देखना है। उसके बाद वर्ड यूज़ किए जाते हैं डिस्चार्ज, अक्विटल, प्लीड गिल्टी, कन्फेशन। इनका क्या मतलब होता है? ये बड़े बेसिक चीज़ें हैं, आपको समझनी है CRPC को पढ़ने से पहले। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे चार्ज फ्रेम किया जाता है किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट जिसने अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि CRPC में 5 अथॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? पहला वो मैजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी है और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी है। उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी आता है, ये वाले मैजिस्ट्रेट। एक अथॉरिटी तो ये होगी। दूसरी अथॉरिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24, 25, 25A, 301, 304 ये वाले सेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डील करेंगे, और अलग अलग समय पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का के जिक्र आता रहेगा। ये 2 अथॉरिटी होगी। तीसरी डिफेंस काउंसिल जो विक्टिम को जो है विक्टिम के अगेंस्ट और अक्यूज्ड को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। तो ये तो हो गया 3 अथॉरिटी। चौथी अथॉरिटी होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कौन? पुलिस ऑफिसर। चौथी एजेंसी वो हो गया। और 5वीं अथॉरिटी है प्रिजन अथॉरिटी में अगर देखोगे सेक्शन 267 हो गया, 268 हो गए, ये वाले सेक्शन बताएंगे जब आप प्रोडक्शन वारंट लेके जाओगे, कोई अक्यूज्ड जेल में बंद है तो वहाँ से उनको कोर्ट में किस तरह से पेश किया जाएगा, वो प्रोडक्शन वारंट के तहत प्रिजन को आप भेजोगे तो प्रिजन कई बार वो मना भी कर सकता है कि नहीं सर हम इसको नहीं भेज सकते क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर और इसका खतरा है, तो वो अपने सेक्शन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब ये तो चीज़ें होगी। अब इसमें ट्रायल, अब देखो CRPC में अब तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई है ये 2 चीज़ों को लेके हुई हैं। कौन कौन सी? राइट्स ऑफ अ विक्टिम और राइट्स ऑफ अ अक्यूज्ड। अगर कोई भी सेक्शन देखोगे ये 2 कंसेप्ट को ही लागू करते हुए, 2 कंसेप्ट को समझते हुए ही CRPC में अमेंडमेंट हुई है। अगर कोई भी प्रोविज़न देखोगे जहाँ पे अमेंडमेंट होके ये प्रोविज़न कोई डाले गए हैं या अमेंड करके वो चीज़ें निकाली गई हैं या कोई चीज़ डाली गई हैं, तो उसको अपने इस तरह से देखना है। तो इसमें जो ट्रायल दी गई हैं वो ट्रायल 4 तरह की ट्रायल हैं। अगर चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20 अगर देखोगे, 21 देखोगे तो उसमें जैसे 18 चैप्टर है उसमें कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल कैसे चलेगी। जैसे चैप्टर 19 है वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि वारंट केस की ट्रायल कैसे चलेगी। चैप्टर 20 में आप देख सकते हो कि सम्मन ट्रायल कैसे चलेगी। चैप्टर 21 में आप देख सकते हो समरी ट्रायल कैसे चलेगी। देखिए, अगर बेसिकली देखोगे ओवरऑल तो ट्रायल 2 तरह की होती हैं, एक वारंट ट्रायल और एक सम्मन ट्रायल, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में भी वारंट ट्रायल ही चलती है। तो वारंट ट्रायल और सम्मन ट्रायल का मतलब क्या रहेगा, उसके लिए आप सेक्शन 2W और 2X देख सकते हो CRPC में। वारंट ट्रायल का मतलब वो रहेगा कि जिस ऑफेंस की सज़ा 2 साल से ज़्यादा रहेगी वो वारंट केस होंगे, मतलब वारंट ट्रायल उसकी चलेगी। वो ट्रायल किस तरह की होगी मैं आगे बात करेंगे उसको। तो समन ट्रायल को होगी जिसकी सज़ा 2 साल या 2 साल से कम रहेगी, उसमें समन ट्रायल चलेगी। तो समन ट्रायल हमेशा जो भी रहेगी उसमें कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है, फॉर्मल चार्ज नहीं होता है, उसमें इनफॉर्मल चार्ज होता है। उसमें 251 का नोटिस बनाया जाता है।
तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे ही समरी ट्रायल जिसमें वो उसमें भी समन ट्रायल यूज़ किया गया वर्ड, तो वहाँ पे भी आपको 251 का नोटिस बनाना है। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कभी गए हो तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ट्रायल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। तो इंक्वायरी में वहाँ पे चाहे मर्डर केसेस हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ समन ट्रायल करने हैं। तो समन ट्रायल में 251 का नोटिस फ्रेम करना है, जिसको हम एक्चुअली वो चार्ज फ्रेमिंग ही है, लेकिन वो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है, उसको नोटिस कहते हैं, नोटिस 251 सीआरपीसी का। तो इस तरह से देखना है। अब आ जाओ, क्योंकि इसमें तीन एजेंसीज की जो मान लो तीन कंसेप्ट की अच्छे से बात करी गई है। एक इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इंक्वायरी और तीसरा ट्रायल। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर्स के पास रहती है। पुलिस ऑफिसर दो तरीके से चीज़ें करते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए बंदे का बॉन्ड भरवा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा जब उनको पता चल जाए कि ये बंदे ने ऑफेंस किया, उसके बाद उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसको पेश कर सकते हैं। तो अरेस्ट जब भी किया जाता है बंदा, उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद अगर आपने पुलिस रिमांड लेना है तो उसके लिए आप देख सकते हो, या आप अगला बंदा बेल ले सकता है। वो अपने जब उस चैप्टर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चीज़ें देखनी है। तो इसमें सीआरपीसी में टोटल 37 चैप्टर हैं और टोटल 484 सेक्शन है। और सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, और जब सबसे जो छोटा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। 9 में जैसे अगर 4 ही सेक्शन है, वो जो मेंटेनेंस से डील करता है, 125, 26, 27 और 28 सेक्शन इससे डील करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि प्लीड गिल्टी वर्ड यूज़ किया जाएगा, वर्ड कन्फेशन यूज़ किया जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा? देखिए, प्लीड गिल्टी की कंसेप्ट तब आती है जब चार्ज फ्रेम हो जाता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद अक्यूज से पूछा जाता है, डू यू वांट टू प्लीड गिल्टी? तो प्लीड गिल्टी मतलब यहाँ पे वो आउटराइटली आपको कन्फेशन जैसा ग्लिम्स लगेगा कि बंदा कन्फेस कर रहा है कि मैंने अपराध किया है, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है। वो उसकी ग्लिम्स जरूर देता है, लेकिन इसका मतलब ये रहता है प्लीड गिल्टी का कि मैं डिफेंस नहीं लेना चाहता। इसका मतलब ये रहता है डिफेंस नहीं लेना चाहता, और यहाँ पे इसको, इस ट्रायल को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, और जितनी सज़ा मेरी बनती है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इसको प्लीड कर रहा हूँ, गिल्ट को प्लीड कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी गिल्ट को कन्फेस कर रहा हूँ। तो ये एज इट इज़ कन्फेशन का थोड़ा सा ग्लिम्स देगा, लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में प्लीड गिल्टी कहते हैं। उसका कारण यही है कि आप ट्रायल नहीं कराना चाहते। तो ट्रायल नहीं कराना चाहते, अपना डिफेंस नहीं लेना चाहते। तो डिफेंस नहीं लेना चाहते तो आप अपना गिल्ट है जो प्लीड कर रहे हो। लेकिन कन्फेशन क्या है? अब देखिए, ये जो प्लीड गिल्टी है ये ड्यूरिंग कब आता है? ये ड्यूरिंग ट्रायल शुरू होता है, कि ट्रायल के दौरान आप प्लीड गिल्टी कर रहे हो, इंक्वायरी स्टेज क्रॉस करने के बाद। लेकिन अगर आप कन्फेशन देखोगे तो कन्फेशन के लिए आपको 164 सीआरपीसी और 281 सीआरपीसी देखना पड़ेगा। वो ये कहता है कि आपको कन्फेशन हमेशा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर रिकॉर्ड करना है, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी उसको, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उसको अगर रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑफेंस किया और मैं भागा गया, किसी को कोई खबर नहीं है, मैंने एक मर्डर किया, मर्डर करने के बाद सीधा कोर्ट में चला गया, जज साहब मैंने ये ऑफेंस किया है, मैं अपना कन्फेशन देना चाहता हूँ। तो ये तरीका नहीं है। तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू नहीं हुई है। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होगा, जो कंसर्न, जो भी वहाँ पे जो आपकी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले आईओ साहब को फ़ोन करेगा, कंसर्न थाने में फ़ोन करेगा, वो थाने वाला आएगा और एफआईआर दर्ज करेगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की। उसके बाद उसको चैम्बर में लेके जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट के द्वारा, और चैम्बर में मेमोरेंडम बनेगा कि भाई साहब ये जो वर्ड कन्फेशन तुम देना चाहते हो ये तुम्हारे अगेंस्ट पढ़ा जाएगा। अगर तुम अपनी वॉलंटरली दे रहे हो, तुम्हारे पे किसी चीज़ का दबाव तो नहीं है। ये सारी चीज़ होने के बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि जाते ही आप कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कन्फेशन नहीं माना जाता। तो वो आपने देखना है, इस तरह से चीज़ें देखनी है। उसके बाद
मान लो एक एक चीज़ की एक जगह पे ऑफेंस हो गया, तो ऑफेंस किस तरह से थाने तक पहुंचता है उसको अपने पहले समझते हैं। देखिए, अगर एक जगह पे ऑफेंस हो गया, मान लो एक जगह पे मर्डर हो गया, किसी ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, क्या हुआ, वहाँ पे एक बंदा गार्ड आया, उसने देखा कि यार ये कौन है, उसने उसको लगा कि यार इसकी तो मर्डर हो गया। उसने क्या किया, 100 नंबर पे कॉल कर दी। तो 100 नंबर पे कॉल करने का मतलब ये नहीं है कि सीधा पीसीआर वैन वहाँ पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 100 नंबर कॉल जाती है कंट्रोल रूम में। तो कंट्रोल रूम में जब जाती है, वहाँ से उनसे पूछते हैं, आप भाई साहब आपका नाम क्या है, रिकॉर्ड होता है और उसकी वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है। दिल्ली में ये सिस्टम है, बाकी स्टेटों में क्या है मेरे को इतना पता नहीं है। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद बंदा, उसका नाम लिखा जाता है, कहाँ ऑफेंस हुआ, आपने क्या देखा, सारी चीज़ें। उसके बाद वो कंट्रोल रूम कंसर्न्ड, जो जिस जुरिडिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है, वहाँ के जो पीसीआर वैन है उसको कॉल ट्रांसफ़र की जाती है, और पीसीआर वैन जो मौके पर पहुंचती है और उसको अगर लगता है कि हॉस्पिटल लेके जाना, और हॉस्पिटल लेके जाती है। और हॉस्पिटल पे जाते वहाँ पे एक कांस्टेबल बैठा होता है जो इस चीज़ की एंट्री करता है कि कौन बंदा यहाँ पे लेके आया, कि किस बंदे को लेके आया है। और उसको जब लेके जाते हैं तो वो कई बार वो भी कंसर्न्ड थाने के आईओ या कंसर्न्ड थाने में फ़ोन करता है, भाई साहब यहाँ पे एक फट्टड़ बंदा आया, आप आइए। या फिर वो पीसीआर वैन वाले कॉल करके बता देते हैं कि आपकी जुरिडिक्शन में ऐसा ऑफेंस हो गया था, हमने पेशेंट अपने वो जो बंदा है उसको उठा के जो है हॉस्पिटल में ले गए। तो वो आईओ उसके अकॉर्डिंग आएगा और आईओ उसका बयान लेके और जो सबसे पहले मौके पे जाएगा और मौके पे किसी को साथ लेके आएगा, मौका का मुलाजा करेगा। मुलाजा का मतलब अगर वो आईओ आया, आईओ के साथ एक कांस्टेबल आया, तो कांस्टेबल को मौके पे छोड़ के खुद हॉस्पिटल जाएगा। मौके पे छोड़ने का मतलब ये है कि ये जगह है, जो ये जगह को कोई छेड़े ना, उसको सील किया जाएगा कि ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें कुछ अगर फिंगरप्रिंट या चांस प्रिंट उठाने हैं तो वो उठाए जाएं। तो ये हॉस्पिटल जाएगा, आईओ हॉस्पिटल से वो देखेगा कि बंदा हालात में है बयान देने के या नहीं है। अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो डेथ की वो रिपोर्ट है वो थाने में देगा, और थाने में उसकी डीडी एंट्री होगी। डीडी एंट्री किसके बाबत, कि ये बंदा वहाँ पे एडमिट हुआ था और उसकी आज डेथ हो गई है, उसकी एक डीडी एंट्री होगी। तो जब वो आईओ थाने से निकलेगा पहली बार, उसकी वहाँ पे डीडी एंट्री होगी कि आपको इस केस की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है क्योंकि वहाँ से कॉल आई थी और आप इसको साथ लेके आप मौके पे जाइए। अब मान लो फिर वो मौके पे वापस आता है, मौके पे वापस आने के बाद वो क्राइम टीम को वहाँ पे फ़ोन कॉल करके बताएगा कि यहाँ पे ऑफेंस हो गया, आप आइए और इसको साइंटिफिकली तरीके से इस जगह को एग्जामिन करिए। वो क्राइम टीम आएगी और इंस्पेक्ट करेगी और वहाँ से जो चीज़ें होती हुई वो उठाएगी, उठा के उसका पुलंदा बनाएगी, उसको पैक करेगी। पैक करने के बाद आईओ साहब को देगी और आईओ साहब को एक अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के वो पुलंदा जो बन गया उसका सीज़र बनाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो 100 नंबर की कॉल होगी थी और बंदे ने 100 नंबर कॉल की थी, उसको भी आपने एग्ज़ामिन करना है। तो उसके बाद अगर लगता है कि यार इस पे 100 नंबर पे कॉल हो गया, उसने देखा नहीं है ऑफेंस होते, तो एक डीडी एंट्री जो पहले लॉन्च हो गई थी कॉल की, कि कॉल करके जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी थाने में किसके रिगार्डिंग, वो डीडी एंट्री जो होती है, डीडी एंट्री के तहत उसको दर्ज करने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च कर दी जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें होंगी। एफआईआर के बाद सारी चीज़ें होंगी जो मैंने बताई हैं जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट हैं। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा। अगर डॉक्टर को लगता है इसके पेट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी साइंटिफिकली एविडेंस के लिए बड़ी ज़रूरी, जैसे उसका विसरा, अगर वो जहर दे के मरा है, जहाँ उसके गोली के कुछ ऐसे निशान, उसका फ़ोटो वगैरह लिए जाएंगे, या सारी चीज़ें, अगर उसके कपड़े वगैरह सीज़ करने हैं तो डॉक्टर सीज़ करके, डॉक्टर पुलंदा बना के वो आईओ साहब को देगा। और आईओ साहब ये दोनों पुलंदे जो उसको स्पॉट पे मिले हैं, जो वहाँ पे मिट्टी वगैरह उठाई है या कोई फिंगरप्रिंट उठाई है, दोनों पुलंदों को, ये वो वाला पुलंदा और हॉस्पिटल से जो पुलंदा मिला, पुलंदों को उठा के मालखाना, वो कंसर्न मालखाना में डिपॉजिट कराएगा और मालखाने से वो चीज़ आगे एफएसएल भेजी जाएगी। तो एफएसएल से जब रिपोर्ट आ जाएगी वो सीधा जो है मालखाना में आती है। तो डीडी एंट्री क्या होता है? डीडी एंट्री ये होता है कि जो थाने में आपका रजिस्टर रोज नामचा पड़ा रहता है, उसमें हर चीज़ की एक एंट्री होती है, दैट इज़ कॉल्ड डीडी एंट्री। डेली डायरी रजिस्टर जिसे कहते हैं या रोज नामचा कहते हैं, और डेली डायरी रिपोर्ट,
वो जो रिपोर्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो, क्योंकि वो आपका जो है केस डायरी उसी से बनाई जाती है कि इस डायरी के तहत मैं वहाँ पे गया और सारी चीज़ें की। एक तरीका तो ये है ऑफेंस रिपोर्ट करने का। दूसरा तरीका, कोई आई विटनेस था, आई विटनेस ने देखा, वो थाने में आया, थाने में आके उसने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। क्योंकि कंप्लेंट पहले दी है, कंप्लेंट के बाद रुक्का तैयार किया जाता है। रुक्का क्या होता है? रुक्का ये होता है कि ये बंदा इतने बजे आया और इतने ये बताई, और इससे ये पता चला कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये रुक्का बना के वो एक जो एफआईआर दर्ज करने वाला जो बंदा बैठा होगा, मुंशी या कोई भी जो पुलिस वाला होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफआईआर दर्ज करने का काम करता है, उसको दिया जाएगा। वो लेगा और वो उस पर ऊपर तहरीर करके उसको जो है एफआईआर दर्ज कर देगा और साथ में 65B का सर्टिफिकेट दे देगा और वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं। तो अब आ जाओ डिस्चार्ज और इक्विटल में फ़र्क क्या रहेगा। देखिए, चार्ज फ्रेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो चार्जशीट फाइल 3 तरीके से की जाती है। देखिए, एक तो चार्जशीट फाइल कि हमें पता है ऑफेंस किसने किया है और ऑफेंस ये हुआ है, उसमें सारी ओपिनियन सेक्शन 173(2) के क्लॉज डी में जो ओपिनियन आईयू साहब देते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि ये बंदे ने ऑफेंस किया और ये ऑफेंस हुआ। ये तो हो गया चार्जशीट। चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद कॉग्नियंस जो है वो जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट वो कॉग्नियंस लेगा, कॉग्नियंस लेके उसकी इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो 207 की प्रोसीडिंग चलेंगी। उसके बाद उसको लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल है तो वो कमिटल कर देगा, अदरवाइज़ अपने पास रख लेगा और उसकी ट्रायल शुरू कर देगा चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद। ये तो हो गया अलग चीज़। उसके बाद आ जाओ, मैं आपको जो चीज़ बेसिकली बताना चाहता था, मान लो वो जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस होने के बाद जो आपने क्या किया, आपने आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ऑफेंस हुआ ही नहीं है। एक्चुअल में ऑफेंस हुआ नहीं था, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की गई, रिपोर्ट की गई, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि भाई साहब ऑफेंस तो हुआ ही नहीं है, तो उसमें फिर कैंसलेशन फाइल की जाती है। भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, कैंसलेशन फाइल की जाती है। कैंसलेशन का मतलब ऑफेंस नहीं हुआ है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पाई गई है, ये तो हो गया कैंसलेशन रिपोर्ट। उसके बाद एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और उसकी मान लो अगर अनट्रेस फाइल कर दी गई। अनट्रेस का मतलब कि ऑफेंस तो हुआ है लेकिन हम अक्यूज्ड को ट्रेस नहीं कर पा रहे, अक्यूज़ का कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें उसका पता नहीं चल रहा, तो उसकी अगर अनट्रेस फाइल हो जाती है मान लो, तो जैसे थेफ्ट वाले केसेस में आपका व्हीकल नहीं मिलता है और बंदे का भी नहीं पता चलता है कि कौन वो व्हीकल उठा के ले गया, तो वो अनट्रेस फाइल होती है, वो अनट्रेस एक्सेप्ट होती है। फिर आपको जो है आप बीमा जो आपने करवा रखा तो उसका बीमा मिल जाता है आपको गाड़ी का। तो आपको इस तरह से देखना। और डिस्चार्ज और एक्विटल, अब मान लो जो चार्जशीट फाइल हो गई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है जो ट्रायल कंडक्ट होगी। अब देखिए, ट्रायल कंडक्ट होने के बाद प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव नहीं कर पाया, उसके बाद अक्विटल हो जाती है। लेकिन अगर चार्ज ही ना फ्रेम हुआ, इन्वेस्टिगेशन में आपने चार्जशीट फाइल की, चार्जशीट के बाद कॉग्नियंस हुआ, कॉग्नियंस होने के बाद उस पर बहस हुई चार्ज फ्रेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट को लगा भाई साहब ऑफेंस तो कोई बन ही नहीं रहा, तो कोर्ट भी कई बार डिस्चार्ज कर देता है चार्ज से पहले, डैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज। और चार्ज अगर फ्रेम हो गया, फ्रेम होने के बाद ट्रायल होती है, ट्रायल होने के बाद प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया कि ऑफेंस इसी बंदे ने किया है, तो उसके बाद अक्विटल हो जाएगी उस पार्टिकुलर बंदे की। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अपने थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ ली है कि आज सीआरपीसी को किस तरह से आपने देखना है, और आगे मैं इसको चैप्टर वाइज करने की कोशिश करेंगे या कंसेप्ट वाइज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो पढ़ते रहिए।